हेलो एवरीवन, आज हम लोग अकाउंटिंग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग ब्रांच, फॉरेन ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक सम्स किए थे। आज हम लोग बाकी सम्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 9। पेज 14 क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा सामने। क्वेश्चन सभी कोई के पास है, तो लेट्स रीड। लिखा हुआ अ लिमिटेड कंपनी हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली एंड ब्रांच इन बॉम्बे। हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। ब्रांच कहाँ पे है? बॉम्बे में। वेयर separate set of book is used. Okay, the following trial balance extracted on 31st December 2014. ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दिया हुआ है। ये रहा, क्या क्या है हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में? शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, 31 दिसंबर 2014 का बैलेंसेस है। और ये जो पीएल है 1/1/2014 को, इसका मतलब ये लास्ट ईयर तक का प्रॉफिट था। कितना? 25,310। ठीक है। इंटरम डिविडेंड पेड 2014 में 30,000। जनरल रिजर्व, फिक्स एसेट्स, स्टॉक सब कुछ दे दिया है। ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस हम लोग को दे दिया है। फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट दे दिया 2014 का, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड हेड ऑफिस अकाउंट। डिफरेंस कहाँ पे है देखना है। हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1,33,710। बट ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का अकाउंट कितना है? 1,29,010। दोनों बैलेंस में डिफरेंस है ना। इसका मतलब हम लोग को रिकॉन्सिलिएशन करना होगा। कुछ गलती है जिसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है ना। ओके, दे दिया है। द डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट इन द टू सेट ऑफ बुक इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब ये जो डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है? 4,000 के आसपास का, 4,500 के आसपास का। वो डिफरेंस क्यों आया? लिखा हुआ है कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच रिसीव बाय द हेड ऑफिस ऑन इतना। 2014 में ब्रांच कैश भेजा, बट 2015 में मिला हेड ऑफिस को, तो सही सा बात है उस साल में एंट्री नहीं हुआ। फिर स्टॉक स्टोलन हो गया, अब नॉर्मल लॉस है ये। बनाने बोला है गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच का ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल। ऑल्सो प्रिपेयर कंपनी का बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2014। करते हैं हम लोग सम्स को। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया? पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या है, जो बैलेंस है ना, बैलेंस इन हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच का करंट अकाउंट, क्या दोनों सेम है? नहीं है ना, इज not same. So we will pass
we will pass journal entries to reconcile them लिख देते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, किसके बुक में एंट्री पास होगा? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जर्नल पास करेंगे हम लोग। सबसे पहला जर्नल क्या लिखा हुआ है? कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच on 31st December 2014 but received by the head office on 1/1/2015। ध्यान देना सर, लिखा हुआ है ब्रांच तो कैश भेज दिया, और ब्रांच जब कैश भेज दिया तो उसका एंट्री भी कर लिया होगा अपने किताब में, बट मिला किसको नहीं? हेड ऑफिस को नहीं मिला। और जब हेड ऑफिस को नहीं मिला पैसा, तो क्या हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री पास किया होगा? आंसर इज़ नो। तो हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री हम लोग लिखे थे? कैश इन ट्रांजिट का, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। सही है। कितना रुपये? 3000 रुपये। नोट आई होप सभी को ये बस लिखा हुआ है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, बट हेड ऑफिस अपने बुक में ब्रांच अकाउंट नहीं मेंटेन करता है। कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? ब्रांच का करंट अकाउंट मेंटेन करता है। इसी के लिए हम लोग ये जो ब्रांच लिखे हैं ना, ये ब्रांच नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रांच का करंट अकाउंट। समझ में आया? ओके, दूसरा जर्नल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट। स्टॉक जो है वो रास्ते में चोरी हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, एंड चार्ज टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लायबिलिटी नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। 1700 कह रहा है कि स्टॉक जो है ना वो रास्ते से चोरी हो गया जब वो हेड ऑफिस से जा रहा था, और हेड ऑफिस जो है ना उसको ब्रांच के बुक में चार्ज कर दिया, मतलब ब्रांच के करंट अकाउंट में चार्ज कर दिया, लेकिन हेड ऑफिस उसको क्रेडिट नहीं किया ब्रांच के बुक में, क्योंकि ब्रांच मैनेजर जो है ना वो डिक्लाइन कर दिया है। 1700 रुपये का एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस तो डेबिट होता है ना, क्या एंट्री पास करेंगे हम एबनॉर्मल लॉस का? जर्नल होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट लिखते हैं। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच यानी कि ब्रांच का करंट अकाउंट, वो भी कितना? 1700। सही है। ये हो गया जर्नल। सबसे पहला चीज़ लिखा है कि करंट अकाउंट बनाने बोला है। गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक, ठीक है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस। ये सब ये रहा। गिव ब्रांच करंट अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल। कहता है पहले ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट कर लेना है, उसके बाद करंट अकाउंट बनाना है। तो इनकॉर्पोरेशन का एंट्री तो हम लोग लिखे ही अपने नोट में, देख लेना एक बार अच्छे से। इनकॉर्पोरेशन का क्या एंट्री हम लोग लिखे थे? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट आइटम को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो एंट्री पास हम लोग किए थे, वहाँ पे देखना है नोट में। जैसे ये रहा ब्रांच का ट्रायल बैलेंस। क्या क्या है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में? फिक्स एसेट्स है 95,000 का, प्रॉफिट है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैश है, हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है ना। तो हम पहले एसेट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। देखना है सर ध्यान से, एसेट तो डेबिट होता है ना,
तो फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच का एसेट्स क्या एंट्री पास किए थे हम लोग, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट था, यानी कि ब्रांच का फिक्स एसेट्स अकाउंट हो गया डेबिट। और क्या है एसेट में, ये देखते जाना है, फिक्स एसेट्स है, स्टॉक्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैश है, ये सारा एसेट है। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना 95,000। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है, ब्रांच का स्टॉक 50,460। दूसरा अपना डेटर्स, सॉरी ब्रांच डेटर्स होगा ये, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना 19,100। क्रेडिटर्स तो क्रेडिट होता है तो बाद में हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। डेटर्स के बाद कैश बैलेंस आ गया, कैश कितना है सर, ब्रांच का कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश बैलेंस है 6550। 2 ब्रांच करेंट अकाउंट ऐड करने पे कितना हो जाएगा सारा, टोटल तो ये रहा, टोटल तो ट्रायल बैलेंस में ही है, ये सारे को ऐड करने पे कितना आ रहा है 117,110। दूसरा एंट्री, ये जो क्रेडिटर्स है ना उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, ये रहा, क्रेडिटर्स तो क्रेडिट है और प्रॉफिट भी क्रेडिट है, तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स भी क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, ब्रांच का करेंट अकाउंट, तो जर्नल हो जाएगा ब्रांच का करेंट अकाउंट डेबिट। 2 ब्रांच का क्रेडिटर्स कितना है क्रेडिट 10,400। प्रॉफिट भी क्रेडिट है तो पीएल अकाउंट, तो ब्रांच का पीएल कितना 31,700 और टोटल करने से हो जाएगा कितना 31,700 और 10,400 हो जाएगा 42,100। 42,100। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। हम लोग ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। इनकॉर्पोरेट करना मतलब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को हम लोग हेड ऑफिस के साथ मिला दिए। ये जो हेड ऑफिस है ना 1291010, इसका एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे क्योंकि ये ब्रांच के लिए लायबिलिटी है, इतना पैसा देना है, ब्रांच देगा हेड ऑफिस को, ठीक है। हम लोग करेंट अकाउंट बना लेते हैं इसी जर्नल के बेसिस पे। ये रहा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच का करेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ब्रांच का करेंट अकाउंट। अब देखना होगा हमको करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, वो कैसे मालूम चलेगा, क्वेश्चन में है। सी ये रहा सर हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है 133,710 और वो भी क्या डेबिट बैलेंस है। तो हम डेबिट बैलेंस में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD 133,710। सही है। अब हम लोग करंट अकाउंट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ये पहला एंट्री हम लोग पास किए हैं, पहला एंट्री क्या है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट। तो ब्रांच करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे बाई कैश इन ट्रांजिट, ये हो गया बाई कैश इन ट्रांजिट कितना 3,000। दूसरा जर्नल क्या है ये रहा लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट है टू ब्रांच करंट अकाउंट, दिखा तो पीछे। तो लॉस इन ट्रांजिट बाई साइड में लिखा जाएगा 1,700, ये हो गया बाई लॉस इन ट्रांजिट हो गया ये 1,700। नेक्स्ट क्या है अगला एंट्री है
ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट है, ब्रांच स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, कैश डेबिट टू करेंट अकाउंट। तो ब्रांच करेंट अकाउंट में सारे को लिख लेंगे बाई बोल के, बाई ब्रांच फिक्स एसेट्स, बाई स्टॉक, बाई डेटर्स, बाई कैश, बाई ब्रांच का फिक्स एसेट्स, बाई ब्रांच का डेटर्स, बाई ब्रांच का स्टॉक, बाई ब्रांच का कैश। ये सारा चीज़ फिक्स एसेट्स कितना है, फिक्स एसेट्स है 95,000, स्टॉक हो गया 50,460, डेटर्स हो गया 19,100, कैश हो गया 6550। ठीक है। उसके बाद अगला एंट्री है ब्रांच का करेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स। तो करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे टू ब्रांच का क्रेडिटर्स, टू ब्रांच पीएल। क्रेडिटर्स कितना है 10,400, पीएल कितना है 31,700। क्लियर? ओके। टोटल करेंगे ना तो ये दोनों साइड मैच हो जाएगा। क्या ये मैच हो रहा है दोनों साइड? 133,710 प्लस 10400 प्लस 31700 इज इक्वल टू, ये हो गया 175,810। 3,000 1700 95,000 19100 50460 6450। ये हो गया 175,810। दोनों साइड मैच। आई होप ये सभी कोई को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अच्छा लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये रहा। ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2014। बैलेंस शीट कौन बनाएगा, ब्रांच बनाएगा ना हेड ऑफिस बनाएगा? आंसर इज हेड ऑफिस, हेड ऑफिस बनाएगा। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, तभी तो बैलेंस शीट बनता है। यहाँ पे तो ट्रेडिंग अकाउंट बन नहीं सकता क्योंकि ट्रेडिंग का आइटम हम लोग को कुछ दिया नहीं है। पीएल अकाउंट बना लेते हैं, पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर ये पॉसिबल होगा बैलेंस शीट बनाना। ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब ये जो पीएल बनाएंगे ना हम लोग, हेड ऑफिस का बना रहे हैं, तो हेड ऑफिस में पहले देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1114, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना 25,310 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। और हम लोग सभी को पता है कि प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी के लिए हम लोग बाई बैलेंस बीडी बोल के क्रेडिट लिखेंगे कितना 25,310। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है, ये रहा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड भी जाता। अच्छा, करेंट ईयर का प्रॉफिट भी दे दिया हुआ है। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 82,200। तो बाय नेट प्रॉफिट एक्चुअली हम लोग ना पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्योंकि नेट प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है। क्यों, कितना दिया है प्रॉफिट अपना, हेड ऑफिस का दिया है प्रॉफिट 82,200 और ब्रांच का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 31,700। सो नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस का है 82,200 और अपना ब्रांच का कितना दिया हुआ है
ब्रांच का है प्रॉफिट 31,700 दे दिया है। उसके बाद और क्या क्या आता है पीएल में, इंटरिम डिविडेंड भी पे किया गया है अगस्त महीने में, ये रहा इंटरिम डिविडेंड पेड अगस्त में, कितना 30,000 का। और कोई पीएल का आइटम है, लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, यानी कि लॉस इन ट्रांजिट भी तो पीएल में ही जाएगा। कितना का लॉस है, ये लॉस है 1700 का। कैश इन ट्रांजिट पीएल का आइटम नहीं है, कैश इन ट्रांजिट बैलेंस शीट का आइटम है। टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा ना वो होगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। सही है, कितना आएगा बैलेंस देख लेते हैं। 25,310 प्लस 82,200 प्लस 31,700 माइनस 30,000 माइनस 1700, यह 107,510। एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। आई होप बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी कोई को मालूम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हम लोग सभी को ही जानते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। कौन से डेट का बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। आई होप सभी को याद है। हम एक काम करते हैं, नोट का कॉलम भी बनता है, हम नोट नहीं बना के यहीं पे रुपीज़ बना लेते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर में सबसे पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड वाले हेडिंग में सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ये रहा अपना क्वेश्चन, ये रहा। क्या क्या दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, शेयर कैपिटल है, पीएल तो खैर बैलेंस जाएगा, जनरल रिजर्व है, फिक्स एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश और प्रॉफिट है। देखना है ध्यान से। शेयर कैपिटल में सबसे पहला कितना अमाउंट लिखेंगे हम लोग, ये रहा। शेयर कैपिटल में तो बस एक ही अमाउंट है, 8 लाख रुपीज़। अरे यार 8 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, तो ये शेयर कैपिटल हो गया 8 लाख रुपीज़ का। फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंडर में सबसे पहला होता है जनरल रिजर्व, और ये हम लोग के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये रहा सर जनरल रिजर्व, कहाँ गया, ये रहा। जनरल रिजर्व कितने का है, 1 लाख का। तो हम जनरल रिजर्व लिखेंगे कितना, 1 लाख। और हम लोग ये जो पीएल बनाए हैं, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट कितना है, 107,510 है, मिला पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको हम लोग लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी सही है। कितना, 107,510, और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। सो टोटल हो गया 207,510। फिर करंट लायबिलिटीज़ का हेड है। शेयर होल्डर्स फंड के बाद दूसरा हेडिंग आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़, लेकिन सम्स में नॉन करेंट लायबिलिटीज़ बोल के कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली आ जाएंगे हम लोग करंट लायबिलिटीज़ वाले हेडिंग में। करंट लायबिलिटीज़ में तो बस एक ही चीज़ ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक क्रेडिटर्स।
सबसे पहला होता है करेंट लायबिलिटीज़ वाले हेड में ट्रेड पेबल होता है, सॉरी ट्रेड पेबल वाले हेड में क्रेडिटर्स होता है। ये रहा मिला। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 21,900 और ब्रांच का क्रेडिटर्स कितना है 10,400। दोनों को ऐड करके लिखेंगे हम लोग तो ट्रेड पेबल के अंडर में एक ही आइटम है क्रेडिटर्स। हेड ऑफिस का है 21,900 प्लस ब्रांच का कितना है, ब्रांच का है 10,400। दोनों को ऐड करने पे 32,300 सही है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे टोटल। अब आएंगे हम लोग सीधा एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहला आता है नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंदर में पहला इंटेंजिबल एसेट्स तो है नहीं, तो हम लोग फिक्स टेंजिबल एसेट्स से लिखेंगे, यानी कि फिक्स एसेट्स। ये रहा फिक्स एसेट्स कितना है 5,30,000 ठीक है। ये हेड ऑफिस का है और ब्रांच का कहाँ है, ये रहा। ब्रांच का फिक्स एसेट्स है 95,000, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। सो 5,30,000 हेड ऑफिस का है प्लस 95,000 ब्रांच का है, ये हो गया 6,25,000। नॉन करेंट एसेट्स के बाद सबसे आ जाता है करेंट एसेट्स आ जाता है। इसके अंडर में सबसे पहला होता है इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ मतलब स्टॉक, और स्टॉक है अपने पास, ये रहा स्टॉक। हेड ऑफिस का भी है, हेड ऑफिस का स्टॉक कितना है 222,470 और ब्रांच का भी स्टॉक है। ब्रांच का स्टॉक कितना है, ये रहा 50,460। दोनों को ऐड कर देने का है, तो इन्वेंट्रीज है 222,470 प्लस 50,460, 222,470 प्लस 50,460, टोटल हो गया है 272,930। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना देखा, डेटर्स है 50,500 हेड ऑफिस का और ब्रांच का 19,100। ट्रेड रिसीवेबल में आ जाता है डेटर्स 50,500 प्लस दूसरा क्या है डेटर्स 19,100, ये हो गया 69,600। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश कितना है, हेड ऑफिस का कैश है 62,730 हेड ऑफिस का, ये रहा 62,730 कैश बैलेंस। फिर इसका कैश बैलेंस है 6,550 प्लस 6,550 प्लस एक और कैश है, कैश इन ट्रांजिट भी है 3,000 का। ये 3,000 का क्या है, ये 3,000 का है कैश इन ट्रांजिट वाला अमाउंट, ठीक है। तो 62,730 प्लस 6,550 प्लस 3,000, टोटल हो जाएगा 72,280 और ये हो जाएगा अपना
टोटल। इधर भी ये हो गया अपना टोटल। टोटल आ गया 1039810। ये हो गया अपना बैलेंस शीट मैच। आई होप सभी कोई को समझ में आया। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट सम करने के पहले कुछ चीज़ जानेंगे। जैसे पता तो सभी को ही है, बट फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग को ना पूरा सम करने नहीं देता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। 5-6 ट्रांजैक्शन दे दिया और बोल दिया इसी का सर जर्नल एंट्री पास करो। तो हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच का कुछ जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखना है ध्यान से। जैसे सपोज कर लेते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अमाउंटिंग टू ₹10,000 चोरी हो गया। स्टोलन इन ट्रांजिट, फुल स्टॉप। ब्रांच मैनेजर refused to accept any liability। लिखा है गुड सेंड टू ब्रांच अमाउंटिंग टू 10,000 रुपया, रास्ते में चोरी हो गया और ब्रांच मैनेजर कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट वाले सम से जो हम लोग किए हैं। ये रहा लास्ट सम में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस। मतलब ये गुड्स इन ट्रांजिट है, स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस, जो स्टॉक रास्ते में जा रहा था हेड ऑफिस से वो चोरी हो गया। एंड चार्ज्ड टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस, और इस चोरी को हेड ऑफिस किसको चार्ज कर दिया, ब्रांच को चार्ज कर दिया, बट हेड ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक। ब्रांच बुक में हेड ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन किया है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक जो चोरी हुआ है रास्ते में उसको ज़बरदस्ती चार्ज किया गया है, हेड ऑफिस चार्ज कर दिया है। यहाँ पे कहीं लिखा है क्या ऐसा? गुड सेंड टू ब्रांच अमाउंटिंग टू इतना स्टोलन इन ट्रांजिट चार्ज विद हेड ऑफिस, नहीं लिखा हुआ है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसका जर्नल एंट्री हम लोग वो नहीं होगा जो पिछले वाले सम में किए थे। पिछले वाले सम में हम लोग क्या किए थे, लॉस इन ट्रांजिट लिखे थे, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच का करेंट अकाउंट, ये लिखे थे ना हम लोग। ये वाले सम में ये ब्रांच का करेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉस को हेड ऑफिस ब्रांच को चार्ज किया ही नहीं है। ये लॉस हेड ऑफिस ब्रांच को चार्ज नहीं किया है, इसी के लिए इसका जर्नल क्या हो जाएगा, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली जो हम अब तक पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंपल वाला जर्नल होगा। सही है। ओके, नेक्स्ट जर्नल salary paid by the head office, salary paid by the head office नहीं, by the branch to head office employees। वो भी कितना रुपए का सैलरी पे किया गया है, लेकिन ब्रांच जो सैलरी पे किया 15,000 रुपया,
वो अपना एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं किया, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को पेमेंट किया। हो सकता है हेड ऑफिस का एम्प्लॉय विजिट किया ब्रांच में, कुछ काम भी किया, और जिसके लिए ब्रांच पे कर रहा है 12,000 रुपये सैलरी। तो नॉर्मली अगर ब्रांच अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया होता तो जर्नल क्या पास करता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश या फिर बैंक, कुछ भी। बट ये सैलरी तो हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को पे हुआ है, तो इसका एंट्री हो जाएगा सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, सिर्फ ब्रांच, वो भी किसके बुक में, हेड ऑफिस के किताब में। समझ आया? ये 3, एक और कर लेते हैं, मान लेते हैं the head office send goods to branch on 28 December 2012 amounting to 20,000 रुपये का, but was not received by the branch till 31st till year ending 31st December 2012। कहता है 28 दिसंबर को ब्रांच हेड ऑफिस गुड्स भेजा था, किसको, ब्रांच को, बट वो गुड्स अभी भी मिला नहीं है ब्रांच को। हेड ऑफिस भेजा, ब्रांच को नहीं मिला। सही है? ओके, ध्यान देना सभी कोई। जिस दिन हेड ऑफिस गुड्स बेचता है ब्रांच को, उसी दिन क्या होता है, हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री पास कर देता है। क्या एंट्री पास करता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये एंट्री पास करता है, ठीक है ना। बट ब्रांच इसका एंट्री तभी पास करता है जब ब्रांच को गुड्स मिलता है। जैसे ब्रांच को गुड्स मिला तो क्या एंट्री पास करेगा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। लेकिन मिलने पे ना, जब गुड्स मिला ही नहीं है तो काय का एंट्री, इसका एंट्री ब्रांच के बुक में अभी तक नहीं हुआ है, इसी के लिए हम लोग कोई एंट्री नहीं पास करेंगे इसका। समझ में आया? ये है हिसाब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। कभी कभी ऐसा होता है गुड्स तो परचेज कर लेता है ब्रांच, बट उसका पेमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस। अगर मान लेते हैं कुछ केस ऐसा है, गुड्स परचेज्ड बाय द branch, goods purchased by the branch amounting to rupees 50,000 and payment was made by the head office। सही है? गुड्स खरीदा ब्रांच, पेमेंट कौन किया, हेड ऑफिस। अभी तक कोई दिक्कत है नहीं है, बट एंट्री फॉर परचेज was made in the books of head office। समझ में आ गया? खरीदा ब्रांच, पेमेंट किया हेड ऑफिस, बट एंट्री कौन कर लिया, हेड ऑफिस अपने किताब में परचेज का एंट्री किया। क्या ये सही एंट्री है? आंसर इज़ नो, ये गलत एंट्री है। हम लोग को इस एंट्री को क्या करने का है, रेक्टिफाई करने का है। ध्यान से देखना है। हेड ऑफिस अपने किताब में
इसका एंट्री क्या करता है, इसका एंट्री ब्रांच के लिए पेमेंट किया है तो हेड ऑफिस एंट्री पास करता ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होना चाहिए था करेक्ट वाला, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। कितने का? 50,000 का। बट ये तो ऐसा किया नहीं है, हेड ऑफिस इसका गलत एंट्री पास किया। क्या एंट्री पास कर दिया? वो ऐसा एंट्री पास किया है कि वो खुद परचेज़ किया, यानी कि परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 का। गलत हो गया। परचेज़ डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होता है? ब्रांच डेबिट होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी का रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री पास करेंगे। अगर हमको रेक्टिफाई करना है तो क्या करना होगा, परचेज़ जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना होगा और डेबिट क्या करना होगा, ब्रांच को। तो रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये सही एंट्री होगा 50,000। समझ में आया? तो ये हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री। ऐसा हम लोग को समझ में दे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और बोलेगा सिर्फ जर्नल एंट्री पास करो और 10 नंबर का ये सम्स होगा, तो हम लोग को ये 5 एंट्री पास कर देना है 2-2 नंबर का। हम ये नहीं बोल रहे कि यही 5 आएगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ और आ जाए। जैसे हम कुछ और करेंगे, नेक्स्ट जैसे और भी कुछ आ सकता है। मान लेते हैं हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपए का? 350 रुपये का। एलोकेटेड टू ब्रांच, बट not recorded in the branch books. सही है, देखना है। लिखा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 350 रुपया, हेड ऑफिस का खर्चा हुआ 350 रुपया। एलोकेटेड टू ब्रांच, यानी कि ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का खर्चा हुआ 350 रुपया। बट इस 350 रुपया का एंट्री ब्रांच के बुक में अभी तक हुआ ही नहीं है। समझ में आया? तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हेड ऑफिस, वो भी 350 रुपया। और ये एंट्री कौन पास करेगा? ये एंट्री पास होगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। समझ में आया? फिर ऐसा भी हो सकता है, ब्रांच पे किया 2,000 रुपया एज सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉई, बट डेबिटेड बाई branch to salary, but debited by branch to salaries account। तो इसका एंट्री हेड ऑफिस अपने किताब में क्या एंट्री पास करेगा? हेड ऑफिस अपने किताब में एंट्री पास करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच अपने किताब में क्या एंट्री पास करेगा? ब्रांच अपने किताब में एंट्री पास करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है ना? आई होप ये सभी कोई को समझ में आया। देख लेना अच्छे से, जो भी पूछना है पूछ लेना है।